Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So this is our What to Study in ITDV Part 4 lecture. So let's continue our discussion from page number 44 of our IT and DV book, Macmillan book. The topic is different types of software. So देखिए सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हेल्प करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सिस्टम को. जैसे कि इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, डायग्नोस्टिक टूल, सर्वर और GUI यूटिलिटीज़ आता है. GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूटिलिटीज़. ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को हार्डवेयर डिटेल से इंसुलेट करता है, दोनों को अलग अलग रखता है. पॉपुलर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो MS DOS, विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, मैकिन्टोश और NOS. ठीक है, ये सभी हमारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. मैं फिर से रिपीट कर दूं, MS DOS, विंडोज़, राइट, यूनिक्स और फिर लिनक्स और मैकिन्टोश और NOS. ठीक है, ये सब पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. यदि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड, iOS और विंडोज़, ये सभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो ये तो हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में. एक होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर. तो बेसिकली प्रोग्रामर को टूल्स प्रोवाइड करता है, ये नाम ही रखा गया प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर. जैसे कि टेक्स्ट एडिटर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, लिंकर हो गया, डिबगर हो गया. फिर IDE याद रखिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जो कि इन सभी टूल्स को कंबाइन करता है. ठीक है, फिर एक आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ये अलाउ करता है एंड यूज़र को कि वो स्पेसिफिक टास्क एकम्प्लिश करे. इट अलाउ एंड यूज़र टू एकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क. जैसे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, बिजनेस, एजुकेशन, मेडिकल, डेटाबेस, गेम, सभी में इसका यूज होता है. एग्जाम्पल में MS ऑफिस, टू सूट, स्काइप, वेब ब्राउजर, फायरफॉक्स, क्रोम, मोबाइल ऐप. तो एंड यूज़र को अलाउ करता है कि वो स्पेसिफिक टास्क को एकम्प्लिश करे. तो ये हमारे तीन तरह के मेन सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक था हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर. पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डिवाइस ड्राइवर, डायग्नोस्टिक टूल. तो कंपाइलर नहीं आता. कंपाइलर जो है हमारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का पार्ट है. ठीक है, चलिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? टू असिस्ट प्रोग्रामर इन राइटिंग कोड, नहीं. टू एकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क फॉर एंड यूजर, नहीं. ये तो हमारा इसका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का. टू क्रिएट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सिस्टम, यस, ये करेक्ट है. कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका लार्जेस्ट मार्केटिंग शेयर है? तो आंसर है एंड्रॉइड. ऑब्वियसली बात है. पेज नंबर 48 में आते हैं और यहाँ पे हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं. पहला होता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिए. ये क्या करता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करेगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करेगा. ये स्मॉल रेंज ऑफ टास्क परफॉर्म करता है. जैसे कि आपका किसको मैनेज कर रहा है? एक तो हार्डवेयर मैनेज कर रहा है और जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि मैंने अभी आपको बताया था, इसको मैनेज करेगा. जैसे कि वायरस स्कैनर हो गया, सिस्टम यूटिलिटीज हो गया, डिस्क डिफ्रैगमेंटर हो गया. तो ये एग्जांपल याद रखिए. पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तो आप जवाब देंगे कि मान लीजिए डिस्क डिफ्रैगमेंटर है, तो ये तो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है. एक सिस्टम यूटिलिटी है, एक वायरस स्कैनर है. तो ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है. एक होता है हमारा फ्रीवेयर. फ्रीवेयर क्या होता है कि इंटरनेट से हम डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज होता है फ्रीवेयर हमारा. और इसका एक फ़ायदा ये है कि ये ऑफन फ्री होता है पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन कमर्शियल यूज़ के लिए आपको एक पेड लाइसेंस लेना पड़ सकता है. इसके अंदर स्पाईवेयर या एडवेयर नहीं आता है. ये हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और जनरल पब्लिक लाइसेंस से एसोसिएटेड होता है. इसको GPL बोलते हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है हमारा. यहाँ पे फ्री वर्ड का मतलब क्या हुआ कि फ्रीडम टू वर्क विद ओपन सोर्स कोड, नॉट नेसेसरली विदाउट कॉस्ट. मतलब ये नहीं हुआ कि विदाउट कॉस्ट, नहीं. इसका मतलब हुआ कि आप फ्रीडम टू वर्क, आप फ्रीडम है काम कर सकते हैं ओपन सोर्स कोड के साथ. जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं वो ओपन सोर्स होते हैं, लेकिन जितने भी ओपन सोर्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं. ये अंतर समझ में आना चाहिए आपको. ठीक है, तो फ्री सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, पर्सनल यूज के लिए फ्री होते हैं. इसके अंदर स्पाईवेयर या एडवेयर नहीं होता है. और ये साथ साथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ एसोसिएटेड होते हैं. और एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारा फ्री वाला है, तो ये सब के सब ओपन सोर्स के पार्ट होंगे, लेकिन जितने भी ओपन सोर्स होंगे वो फ्री नहीं होंगे. ये बातें ध्यान रखनी है आपको. चलिए, अब एक चीज़ और होता है हमारा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर विदाउट स्पेसिफिक कॉपीराइट ऑनर. तो एक तरह का मान लीजिए फ्री सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई पब्लिक डोमेन, कोई कॉपीराइट ऑनर नहीं है, कोई लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उसको हम लोग पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. PDS भी बोल सकते हैं. और इसको यूज़र चाहे तो लीगली मॉडिफाई भी कर सकता है. पहला सवाल देखिए, अभी मैंने बोला था ना, ये सवाल पूछा जाता है इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? डिस्क डिफ्रैगमेंटर ये है, वायरस स्कैनर नहीं है, वेब ब्राउजर वायरस स्कैनर ये है, सिस्टम यूटिलिटी भी है क्योंकि ये मैंने बताया था. वेब ब्राउजर नहीं है क्योंकि वेब ब्राउजर जो है दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो ये याद रखना है आपको. उसके बाद सवाल है कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर में क्या अंतर होता है? तो फ्रीवेयर लीगली मॉडिफाइड किया जा सकता है यूज़र के द्वारा, बिल्कुल नहीं. पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का कोई कॉपीराइट ऑनर नहीं होता है, नहीं. इसमें तो कॉपीराइट ऑनर होता है, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी होता है.
नहीं होता है, सॉरी, तो बी नंबर सही है। देखिए सिंपल सी बात है कि ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर जिसमें ना ही कोई कॉपीराइट ऑनर हो, ना ही कोई लाइसेंस का रिस्ट्रिक्शन हो, यूजर चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सके, इसको बोलते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ्रीवेयर में आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आप मॉडिफिकेशन कर देंगे, नो दिस इज नॉट पॉसिबल इन फ्रीवेयर, वेयर एज इन पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इट इज पॉसिबल। अब देखिए एक होता है हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर, टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू विद डेटा, डेटा के साथ क्या करना है ये बताता है। अब दोस्तों कुछ ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो कि ह्यूमन रीडेबल होते हैं, जैसे कि C++, फॉरट्रैन, बेसिक, पर्ल, सो दीज आर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। ठीक है, यदि हम बात करें बाइनरी कोड की, तो एक सिंगल लैंग्वेज होता है जो कि कंप्यूटर समझता है। और टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक होता है सोर्स कोड, सोर्स कोड ओरिजिनल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म माना जाता है। एक होता है मशीन लैंग्वेज जिसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। तो दो तरह का सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, एक सोर्स कोड होता है, एक ऑब्जेक्ट कोड होता है। सोर्स कोड क्या है, ओरिजिनल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। ऑब्जेक्ट कोड क्या है कि एग्जीक्यूटेबल फॉर्म होता है जो कि CPU के स्पेसिफिक होता है। इफ यू टॉक अबाउट द कन्वर्जन, सिंपल सी बात है कि सोर्स कोड को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर होता है, और मशीन लैंग्वेज को हम डीकंपाइल कर सकते हैं बाकी वापस सोर्स कोड में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सोर्स कोड को कैसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे वापस डीकन्वर्ट किया जाता है, वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी हमने डिस्कस किया अभी, फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड सॉफ्टवेयर, मशीन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, बाइनरी कोड क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज कौन कौन से हैं। अब देखिए एक होता है हमारा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, तो ये प्रोग्रामर को और नॉन प्रोग्रामर को दोनों को बेनिफिट देता है, जैसे कि लिनक्स हो गया, एपैके वेब सर्वर हो गया। ठीक है, तो ये सभी हमारे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। पहला सवाल है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पूछा जा रहा है आपसे कि हमारा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है इसमें कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर का क्या पर्पस है, टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इनटू बाइनरी कोड, टू राइट सॉफ्टवेयर इन लैंग्वेज लाइक, यस ये करेक्ट है। बेसिकली इसका पर्पस यही है कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर का, कि हम सॉफ्टवेयर, हम लैंग्वेज को लिख सकें ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में, राइट। उसके बाद कह रहा है कि हम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर सकें, दैट्स द मेन पॉइंट। फिर दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का कौन सा एग्जांपल है, तो लिनक्स जो है हमारा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एप्पल iOS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये नहीं, लिनक्स वाला। चलिए उसके बाद हम लोग पेज नंबर 63 पे आते हैं, और यहाँ पे डायल अप लाइन और लीज लाइन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों डायल अप लाइन क्या होता है, डायल अप लाइन एक सिंपलेस्ट मेथड है ताकि हम दो रिमोट कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट कर सकें। ये टेलीफोन नेटवर्क के वॉइस ग्रिड लाइन को यूज़ करता है, यहाँ पे मॉडेम के माध्यम से कनेक्शन होता है। सिंपल सी बात है, दो रिमोट कंप्यूटर सिस्टम में इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग डायल अप लाइन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे टेलीफोन नेटवर्क के वॉइस ग्रिड लाइन को यूज़ किया जाता है, यहाँ पे मॉडल के माध्यम से कनेक्शन होता है। या ये यूज़र टेलीफोन दूसरे लोकेशन पे होते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डायल अप वाला। लीज लाइन में क्या होता है कि सोर्स, एक तरफ सोर्स है, एक तरफ क्या है सोर्स है, और एक तरफ क्या है डेस्टिनेशन है, तो इन दोनों के बीच में ना हमारा डेडिकेटेड लिंक होता है। इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि परमानेंट एलोकेशन होता है टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा या स्मॉल कैरियर के द्वारा। ये फास्ट एरर फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन कॉस्टली भी है, इनफ्लेक्सिबल भी है, और सब्सक्राइबर जो है लाइन कंडीशनिंग के लिए पे करते हैं। कनेक्शन चेंजेस के लिए आपको प्रायर अरेंजमेंट देना पड़ेगा टेलीफोन नेटवर्क के साथ। तो दीज आर द पॉइंट। तो पहला सवाल है व्हाट इज द प्राइमरी ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ लीज लाइन फॉर डेटा कम्युनिकेशन। तो अभी मैंने आपको लीज लाइन के बारे में समझाया था कि लीज लाइन जो होता है वो डेडिकेटेड लिंक होता है, हाई परफॉर्मेंस होता है, फास्ट और एरर फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, कॉस्टली है। हाँ, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि कॉस्टली है। तो टेलीफोन नेटवर्क वॉइस ग्रिड लाइन को यूज़ करता है, तो ये तो ठीक है। फिर कह रहा है कि इट इज कॉस्टली एंड इनफ्लेक्सिबल। हाँ, ये कह सकते हैं, कॉस्टली होना, इनफ्लेक्सिबल होना। तो कॉस्टली और इनफ्लेक्सिबल होना ये सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक है, दिस यू कैन टेल। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल, अच्छा एक और क्वेश्चन था, वाई हाउ टू डायल अप लाइन कनेक्ट विद टू रिमोट कंप्यूटर सिस्टम। मान लीजिए कि दो रिमोट कंप्यूटर सिस्टम है, उसको डायल अप लाइन कैसे कम्युनिकेट करता है, तो टेलीफोन नेटवर्क वॉइस ग्रिड लाइन और मॉडेम के माध्यम से। अब एक लैन को पढ़ लीजिए, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोग लैन बोलते हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि स्मॉल एरिया में कन्फाइंड होता है, एक बिल्डिंग के अंदर या क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पे फायदा ये होता है कि ट्रांसमिशन सिस्टम का यहाँ पे शेयरिंग होता है, मतलब डेटा रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। पी डिवाइस, कोई भी डिवाइस डेटा एक्सचेंज को इनिशिएट कर सकता है किसी दूसरे डिवाइस के साथ। इसका यूजेस की बात करें, लैन का यूज़ कहाँ किया जाता है, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर में। मान लीजिए पर्सनल कंप्यूटर है, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग को सपोर्ट करने में लार्ज बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसी, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ये सब इसको यूज़ करते हैं। लैन के बारे में बात करने, पहला सवाल है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन। इट कवर द लार्ज यूरोप एरिया, बिल्कुल गलत। इट कंसिस्ट ऑफ शेयर ट्रांसमिशन मीडियम, द
डेटा रेंज यूजुअली बिलो 100 Mbps, और नहीं बिलो नहीं होता, हाई डेटा रेट होता है, 100 Mbps से ऊपर होता है। डिवाइस और नेटवर्क आर नॉट पीयर्स, ये भी गलत है। तो शेयर ट्रांसमिशन मीडियम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इनमें से कौन सा जो है यूजर ऑफ लैन नहीं होता है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, एफिशिएंसी बढ़ा सके? तो इंडिविजुअल होम यूजर। अब देखिए पेज नंबर 76 पे आ जाइए और यहाँ पे ISDN के बारे में बताया जा रहा है। ISDN क्या होता है? मैच्योर टेक्नोलॉजी होता है एंड टू एंड स्विच डिजिटल सर्विस के लिए। तो यदि हम एंड टू एंड स्विच डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करना है तो हमारे पास जो मैच्योर टेक्नोलॉजी होता है उसको ISDN बोलते हैं। ये क्या करता है? रियल टाइम वॉइस, वीडियोस, नॉन रियल टाइम डेटा सभी को ट्रांसमिट करेगा। इफ यू टॉक अबाउट द कनेक्शन सेटअप, तो ये हमारे रेगुलर टेलीफोन कॉल्स से सिमिलर होता है। यहाँ पे ISDN डिवाइस या ISDN टर्मिनल एडाप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इफ यू टॉक अबाउट ओवर फ्रेम रिले में क्या एडवांटेज होता है? एक टर्म आप याद रखेंगे SVC। SVC क्या होता है? स्विच्ड वर्चुअल सर्किट। स्विच वर्चुअल सर्किट को हम लोग SVC बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट जो होता है वो डिस्टेंस और कनेक्शन टाइम में बेस्ड होता है। ISDN चैनल की बात करें तो एक होता है B चैनल जो कि वॉइस, वीडियो, डेटा और मल्टीमीडिया के लिए 64 kbps को यूज़ करता है, और एक होता है D चैनल जो कि 16 या 64 kbps को यूज़ करता है सिग्नलिंग के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रहेगा आपको। चलिए अब देखिए ISDN में 2 चैनल याद रहेंगे ना, एक B चैनल और D चैनल। B चैनल वाला 64 kbps का है और D चैनल वाला 16 या 64 kbps जिसका भी हो सकता है। ISDN के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पहला आता है BRI। BRI क्या होता है? हमारा बेसिक रेट इंटरफेस। तो बेसिक रेट इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं BRI। इसमें 2B चैनल 64 kbps का होता है और एक D चैनल होता है जो कि 16 kbps का होता है। इसको इंटरनेट एक्सेस के लिए यूज किया जाता है। एक होता है हमारा PRI। BRI होता है बेसिक रेट इंटरफेस, PRI होता है हमारा प्राइमरी रेट इंटरफेस। यहाँ पे 23 B चैनल होता है और एक D चैनल होता है जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। तो अंतर समझ में आ रहा है ना आपको? एक BRI है, एक PRI है। BRI होता है बेसिक रेट इंटरफेस, PRI होता है हमारा प्राइमरी रेट इंटरफेस। इसका एप्लीकेशन इंटरनेट एक्सेस में, टेलीकम्युनिकेटिंग में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस नेटवर्किंग में यूज होता है। पहला सवाल है ISDN का फ्रेम रिले पे क्या की एडवांटेज है? ISDN कॉस्टलियर है, ISDN स्विच वर्चुअल सर्किट, यस ये करेक्ट है। SVC को सपोर्ट करता है। SVC क्या होता है? स्विच वर्चुअल सर्किट को सपोर्ट करता है। BRI कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ISDN कंसिस्ट ऑफ क्या रहता है? तो BRI में हमारा जो है ना 23 वाला तो नहीं होता है, 2 B चैनल और एक D चैनल होता है। इनमें से कौन सा एक कॉमन एप्लीकेशन नहीं है ISDN का? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकम्युनिकेशन, स्मॉल होम ऑफिस वर्कर। हाँ, इस यहाँ पे डेडिकेटेड सर्विस होस्टिंग ये नहीं है। ये जो कर रहा है ना ऑप्शन नंबर D डेडिकेटेड सर्विस होस्टिंग, ये इसे ISDN से हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। पेज नंबर 84 में आइए और यहाँ पे SDWN पढ़ के जाइए। SD होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। अभी हमने LAN की बात की थी, अब यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क WAN की बात हो रही है। और फिर हम TCP IP मॉडल को कंपेयर करेंगे OSI मॉडल से। देखिए वर्चुअल WAN आर्किटेक्चर क्या होता है कि लिंक ये यूजर को लिंक करता है एप्लीकेशन से। कैसे? MPLS। देखिए एक तो हमारा MPLS हो गया, एक LTE हो गया, एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट। तो इन तीनों के माध्यम से यूजर को एप्लीकेशन से लिंक करता है। हमारा जो ट्रेडिशनल रूटर सेंट्रिक स्ट्रेटजी था उसको इसने रिप्लेस किया। कंट्रोल हमारा सेंट्रलाइज हुआ, बेटर यूजर एक्सपीरियंस एंड क्लाउड कंपैटिबल। इफ यू टॉक अबाउट OSI मॉडल वर्सेस TCP मॉडल, तो OSI मॉडल कब क्रिएट हुआ था? 1980 में क्रिएट हुआ था। ये कंसेप्चुअल मॉडल था। इसके अंदर 7 लेयर होते हैं: फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। एक तो होता है हमारा TCP मॉडल। TCP मॉडल में 4 लेयर होते हैं। पहला होता है हमारा नेटवर्क मॉडल, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा होगा हमारा नेटवर्क इंटरफेस, दूसरा होगा हमारा इंटरनेट, तीसरा होगा हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, और फिर फाइनली आता है हमारा एप्लीकेशन। तो ये आपको 4 जो लेयर है वो याद रखने हैं। ये लेयर किसके होते हैं? हमारे TCP IP के लेयर होते हैं। ठीक है, नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। कॉमनली IPv4 या IPv6 प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है। तो और सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर को ना हम लोग एप्लीकेशन लेयर में इंक्लूड करते हैं। तो ये TCP IP मॉडल समझ में आ गया। तो चलिए पहले सवाल देखते हैं, व्हाट इज द की फीचर ऑफ द SDWN कंपेयर टू ट्रेडिशनल रूटर सेंट्रिक WAN। तो एक हमारा रूटर सेंट्रिक WAN होता था, एक हमारा SDWN है। इसका की फीचर क्या है? इट यूजेस ओनली MPLS फॉर ट्रांसपोर्ट, इट स्प्रेड कंट्रोल अक्रॉस ऑल नेटवर्क डिवाइस, इट प्रोवाइड अ क्लाउड कंपेटेबल एंड बेटर यूजर एक्सपीरियंस, इट रिलाइज ऑन TCP IP एड्रेस एंड ACL। तो सही जवाब है, ये हमें क्लाउड कंपेटेबल और बेटर यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। कौन सा लेयर जो है OSI मॉडल में सेपरेट होता है लेकिन TCP IP मॉडल में कॉम्बिनेशन जोड़ देते हैं? तो याद रखिए कि OSI मॉडल में जो हमारा सेशन और प्रेजेंटेशन मॉडल है वो अलग अलग होता है, लेकिन TCP में इन दोनों को ऐड किया जाता है। मतलब अभी मैंने बोला ना कि OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं, TCP IP मॉडल में 4 लेयर होते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर था उसको मिक्स कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए हाउ मेनी लेयर डू OSI मॉडल हैव कंपेयर टू TCP मॉडल। सिंपल सी बात है, OSI मॉडल में 7 लेयर होता है और TCP IP मॉडल
मॉडल में हमारे पास 4 लेयर होते हैं, और जिसमें से सेशन और प्रेजेंटेशन मॉडल को क्लब कर दिया गया। हमारा पूछा जाता है कि नेटवर्किंग मॉडल में तो प्रत्येक लेयर होता है, उसका क्या पर्पज़ होता है? डेटा पैकेट के साइज को बढ़ाना, हेडर और फुटर को ऐड करना डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन स्पीड को डिक्रीज करना, और फिर उसके बाद आता है इनक्रिप्ट करना डेटा को सिक्योरिटी के लिए। सही जवाब है इसका, हेडर और फुटर को ऐड करना डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो लेयर, यदि हम लेयर की बात करें तो लेयर, प्रत्येक लेयर का क्या पर्पज़ होता है? टू ऐड हेडर एंड फुटर इन द डेटा ट्रांसमिशन। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 91 में IPv6 एड्रेस के बारे में। देखिए IPv6 के अंदर एग्जॉस्टन प्रोग्राम लाया गया था जिसने प्रॉम्प्ट किया IPv6 डेवलपमेंट बाय IETF। IPv6 लाया गया था 1995 में, और इसमें 32, IPv4 में 32 बिट था और IPv6 में 128 बिट है। IPv6 लगभग 2 to the power 128 एड्रेसेस प्रोवाइड करता है, जो कि लगभग 3.03 × 10⁻38 के पावर होता है। यदि हम डिज़ाइन गोल की बात करें तो यहाँ पे एफिशिएंट है, फिर उसके बाद रूटिंग टेबल का स्लो ग्रोथ होता है। यदि हम IPv4 और IPv6 के डिफरेंस की बात करें तो IPv4 में आप देख सकते हैं 4.3 × 10⁻9 एड्रेसेस हैं, जबकि IPv6 में 3.4 × 10⁻38 एड्रेसेस हैं। ये पहला डिफरेंस है। हेडर साइज की बात करें तो IPv4 में 20 बाइट हेडर साइज होता है और IPv6 में 40 बाइट हेडर साइज होता है। हेडर फील्ड की बात करें, IPv4 में 13 फील्ड होता है, IPv6 में 8 फील्ड होता है। ये सब डिफरेंस याद रखेंगे आप। क्लास सिस्टम की बात करें तो IPv4 में क्लास बेस्ड होता है A से लेके E तक, और IPv6 में क्लासलेस होता है। सबनेटिंग की बात करें तो IPv4 सबनेट मास्क होता है, IPv6 हमारा प्रीफिक्स लेंथ होता है। सिक्योरिटी की बात करें तो IPv4 में कोई बिल्ट इन सिक्योरिटी नहीं होता है, जबकि IPv6 को बिल्ड किया जाता है इंक्रिप्शन और ऑथेंटिसिटी के माध्यम से। तो ये सभी की पॉइंट्स याद रखेंगे। IPv4 और IPv6 के बीच का डिफरेंस का बताया जा रहा है। पहला सवाल, व्हाट प्रॉम्प्टेड द डेवलपमेंट ऑफ IPv6? स्लो इंटरनेट स्पीड, एग्जॉस्शन ऑफ IPv4 एड्रेस स्पेस। यस, जो हमारा IPv4 एड्रेस स्पेस था वो एग्जॉस्ट हो जाता था, इस कारण से क्या हुआ कि IPv6 लाया गया। उसके बाद कितने बिट होते हैं IPv6 एड्रेस में? 128 बिट्स होते हैं। IPv6 में कौन सा फीचर है जो कि IPv4 में नहीं है? बता सकते हैं कौन सा फीचर है? तो ऑप्शन देखते हैं, यूज ऑफ सबनेट मास्क, बिल्ट इन स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, क्लास बेस्ड एड्रेसेस, 13 हेडर फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ा फीचर है। IPv6 हेडर का कितना साइज होता है? तो 40 बाइट का होता है। IPv4 हेडर का कितना साइज होता है? 20 बाइट का होता है। कितने फील्ड होते हैं? IPv4 में 13, IPv6 में 8 फील्ड होते हैं। चलिए अब बात करते हैं एटॉमिसिटी प्रॉब्लम की, डेटा एब्स्ट्रैक्शन की और SQL की। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि ये इंश्योर करता है कि ट्रांजेक्शन फुल्ली कंप्लीटेड हो, यानी तो हो ही ना। ठीक है, ये एटॉमिसिटी का मतलब होता है। ये डेटा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेगा फेलियर वाले केस में। मान लीजिए फेल भी हो जाए तभी इंश्योर करेगा कि डेटा हमारा कंसिस्टेंट हो। ये क्रिटिकल होता है, जैसे कि मनी एक्सचेंज जैसे ऑपरेशन के लिए बहुत क्रिटिकल होता है एटॉमिसिटी। ठीक है, ट्रांजेक्शन फुल्ली कंप्लीट हो या ना हो। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि आप कॉम्प्लेक्स डेटाबेस डिजाइन है एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल के लिए, तो हमारा डेटा रिट्रीवल एफिशिएंट हो, तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स डेटाबेस डिजाइन होता है। ये मल्टीपल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को यूज करता है सिंप्लीफाइड यूजर इंटरेक्शन के लिए। इफ यू टॉक अबाउट द क्वेरी लैंग्वेज, एक होता है प्रोसीड्यूरल, एक होता है नॉन प्रोसीड्यूरल। तो प्रोसीड्यूरल में क्या होता है कि आप सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को स्पेसिफाई करते हैं। नॉन प्रोसीड्यूरल में क्या होता है कि आप इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करते हैं बिना प्रोसीड्यूर को स्पेसिफाई किए हुए। इफ यू टॉक अबाउट द SQL, SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को बोलते हैं। इसको RDB रिलेशनल डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस के लिए हम लोग SQL को यूज़ करते हैं। एक होता है DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो इसका कमांड, ये कमांड प्रोवाइड करता है ताकि हम बिल्ड कर सकें और स्टोर कर सकें। एटॉमिसिटी समझ में आ गया कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स डेटाबेस डिजाइन फॉर एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल। क्वेरी लैंग्वेज में प्रोसीड्यूरल नॉन प्रोसीड्यूरल आता है। प्रोसीड्यूरल का मतलब स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, नॉन प्रोसीड्यूरल का मतलब कि इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करें बिना स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर का। नाम ही रखा गया ना, प्रोसीड्यूरल नॉन प्रोसीड्यूरल। SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, इसको रिलेशनल डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं। DDL क्या होता है? डेटा डिफाइंड लैंग्वेज होता है। ये कमांड होता है जिसके माध्यम से हम बिल्ड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट को। DML क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, कमांड टू इंसर्ट एंड एक्सट्रैक्ट डेटा। एम्बेडेड DML यानी SQL जो कि हम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए SQL क्लॉज से एक केस स्टडी पूछा जाता है, जैसे सेलेक्ट हो गया, ये क्या करेगा? डिजायर एट्रीब्यूट को लिस्ट करेगा क्वेरी रिजल्ट में। फ्रॉम यानी टेबल जिसे हमें स्कैन करना है उसको लिस्ट करेगा। वेयर एक कंडीशन स्पेसिफाई करेगा रिकॉर्ड को सेलेक्ट करने के लिए। SQL के एग्जांपल है जैसे सेलेक्ट फ्रॉम EMP, ये डिस्प्ले करेगा सारे एट्रीब्यूट को और रो को EMP टेबल का। सेलेक्ट EMP सिटी फ्रॉम EMP मतलब डिस्प्ले करेगा सभी सिटी को EMP टेबल में। सेलेक्ट फ्रॉम EMP वेयर EM सिटी इज इक्वल टू हैदराबाद, ये लिस्ट करेगा सारे एम्प्लॉय को हैदराबाद से। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कमांड का क्या मीनिंग है। और दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर आवर SQL क्लॉजेज।
पहला सवाल है एटॉमिसिटी इन डीबीएमएस क्या इंश्योर करता है? ऑल कमांडर पार्सली अप्लाइड, डेटा कंसिस्टेंसी इज मेंटेन एवन इफ एनी फेलियर ऑकर, यस। तो एटॉमिसिटी ये इंश्योर करता है कि डेटा का जो कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है, वो मेंटेन किया जा रहा है, चाहे हमारा फेलियर ही क्यों ना हो जाए। किस तरह का क्वेरी लैंग्वेज स्पेसिफाई करता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन? तो ये प्रोसीड्यूरल वाला करता है। सेलेक्ट क्लॉज क्या यूज़ करता है, क्या करता है? तो इट लीज टेबल टू बी कनेक्टेड, ये तो यदि आपको एसक्यूएल क्लॉज का यूज़ करके वैल्यू इंसर्ट कराना है टेबल में, तो कौन सा एसक्यूएल क्लॉज का यूज़ करिएगा? तो आप क्या कीजिएगा, इंसर्ट इन्फो यूज़ कीजिएगा। फिर एक आता है हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ये बेंजामिन ब्लूम के द्वारा प्रपोज किया गया था 1956 में। तो बेसिकली इसने एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को 3 डोमेन में डिवाइड किया, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव क्या होता है, मेंटल स्किल या नॉलेज, अफेक्टिव क्या होता है, इमोशनल एरिया, और साइकोमोटर क्या होता है, मैनुअल या फिजिकल स्किल। इसको KSA भी कहा जाता है, नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड। MICR के बारे में जानकारी ले लीजिए। चेक नंबर 6 डिजिट का कोड होता है, 6 सेंटर कोड जो है 9 फील्ड का करेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है हमारा कि पहला जो 3 डिजिट होता है वो सिटी कोड होता है, उसके अंदर अगला 3 डिजिट बैंक कोड होता है और अगला 3 डिजिट ब्रांच कोड होता है, ठीक है। तो उसके बाद ट्रांजैक्शन कोड जो है 2 करेक्टर फील्ड होगा जो कि अकाउंट के टाइप को दर्शाएगा। अमाउंट जो है नेक्स्ट 13 डिजिट इंक्लूड पैसे, ठीक है। तो ये याद रखिए, चेक नंबर 6 डिजिट का कोड है, सेंटर कोड 9 फील्ड करेक्टर है, 3 डिजिट सिटी कोड, बैंक कोड, ब्रांच कोड। चेक रीडर कम सॉर्टर, हाई स्पीड चेक प्रोसेसिंग मशीन होता है, इसको रीडर कम सॉर्टर बोलते हैं। पहला सवाल है इनमें से कौन सा एक डोमेन नहीं है ब्लूम टैक्सोनॉमी में? तो कॉग्निटिव, साइकोमेट्रो, साइकोमोटर, इफेक्टिव, बिहेवियरल। तो सही जवाब है इसका बिहेवियरल। व्हाट डज द 9 फील्ड कैरेक्टर सेंटर कोड इन द MICR इंक्लूड? तो जो 9 सेंटर कोड है MICR में वो क्या इंक्लूड करता है? तो सबसे पहले ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा सिटी कोड, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द डोमेन इन ब्लूम टैक्सोनॉमी? अभी मैंने बताया कि बिहेवियरल नहीं होता है। विच ऑफ द व्हाट लिस्ट द तो 9 फील्ड कैरेक्टर में क्या क्या आता है बता सकते हैं? सिटी आएगा, बैंक आएगा और ब्रांच आएगा। MICR इनकोडिंग में ट्रांजेक्शन कोड 10 क्या सिग्निफाई करेगा? सेविंग अकाउंट, ठीक है। और कौन सा मशीन को यूज़ किया जाता है चेक में डिटेल लिखने के लिए? मैग्नेटिक के माध्यम से इनकोडर को यूज़ किया जाता है। अब देखिए पेज नंबर है हमारा 216 और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैसेज फ्लो स्ट्रक्चर फॉर फंड ट्रांसफर। एक होता है V-SAFE स्ट्रक्चर, यानी फुल पेमेंट मैसेज जो है सेंट्रल बैंक को भेजा जाता है, सेंट्रल बैंक सेंट्रल सेटल करती है ट्रांसफर एंड देन सेंड मैसेज टू रिसीविंग बैंक। Y-SAFE स्ट्रक्चर होता है पेमेंट मैसेज जो है सेंट्रल प्रोसेसर को भेजा जाता है, कोर सबसेट सेंड टू सेंट्रल बैंक फॉर सेटलमेंट। फुल मैसेज रिबिल्ड किया जाएगा और भेजा जाएगा सिस्टम रिसीविंग बैंक को आफ्टर सेटलमेंट। कुछ G10 RTGS सिस्टम यूज़ करते हैं स्विफ्ट। फिर L सिस्टम में चैप्स की तरह यूज़ किया जाता है, ये पेमेंट्स मैसेज होता है। चैप्स के द्वारा LCF यूज़ किया जाता है। यहाँ पे पेमेंट सिस्टम को गेटवे ऑफ सेंडिंग बैंक पे रन किया जाता है। फिर डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर है, कंफर्मेशन मैसेज रिसीव बाय गेटवे। सो दिस इज ऑल अबाउट L-SAFE, Y-SAFE, V-SAFE, ये सभी इंपॉर्टेंट सेफ हैं। उसके बाद दोस्तों रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एक बार फिर से पूछ लीजिए कि सबसे पहला है क्या कि V-SAFE का रोल क्या होता है कि सेंट्रल बैंक इन्वॉल्वमेंट होता है सेटलमेंट और प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज में। Y और L-SAFE में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक सेटलमेंट एजेंट के रूप में काम करेगा। RTGS को याद रखिए हमारा जो है L-SAFE में आएगा। है कि डिजिटल सिग्नेचर जो इशू किया जाएगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा, उसके लिए क्या कंडीशन है? तो जो एप्लीकेंट है जिन्होंने अप्लाई किया है डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए, उनके पास प्राइवेट की होता है और पब्लिक की कहाँ पे होता है? सर्टिफिकेट में होता है। तो ये प्राइवेट की के माध्यम से ना ये डिजिटल सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करते हैं और पब्लिक की वेरीफाई करेगा डिजिटल सिग्नेचर को जो कि प्राइवेट की के माध्यम से क्रिएट किया गया। समझ में आया? अब देखिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी का क्या रोल रहेगा? IT एक्ट, IT रूल, IT रेगुलेशन से कंप्लाई करेंगे, सर्टिफाई करेंगे कि सब्सक्राइबर के पास प्राइवेट की है कॉरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की इन द सर्टिफिकेट, कंफर्म करेंगे सब्सक्राइबर के पब्लिक और प्राइवेट की एक साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बैंक सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो ई बिजनेस वाले केस में बैंक जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के रूप में काम करता है। हनी पॉट क्या होता है? याद रखिएगा हनी पॉट से सवाल पूछा जाता है। एक बोगस सिस्टम है इंट्रूडर डिटेक्शन का। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर ग्रांटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट? एप्लीकेंट होल्ड द प्राइवेट की कॉरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की, ये तो है। एप्लीकेंट पब्लिक की कैन क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। प्राइवेट की कैन क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर, हाँ। पब्लिक इन कैन वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर प्राइवेट की, ये सही है। देखिए
प्राइवेट की से तो हम सिग्नेचर क्रिएट करेंगे, लेकिन वेरिफिकेशन कौन करेगा, तो पब्लिक की करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है कि एप्लीकेंट पब्लिक की कैन क्रिएट, ये गलत है। व्हाट मस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी इंश्योर व्हाइल इशूइंग अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो जब भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करे सर्टिफाइंग अथॉरिटी तो वो क्या इंश्योर करे, सब्सक्राइबर प्राइवेट की कैन वेरीफाई अ डिजिटल सिग्नेचर, सब्सक्राइबर होल्ड द पब्लिक की कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्राइवेट की, हाँ ये इंश्योर करे कि सब्सक्राइबर के पास प्राइवेट की है या नहीं है कॉरस्पॉन्डिंग टू द पब्लिक की। पेज नंबर 340 में आइए, यहाँ पे स्पाईवेयर बताया जा रहा है। स्पाईवेयर क्या होता है, एक ऐसा मालवेयर जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है बिना यूजर के नॉलेज का, जैसे कि की लॉगर हो गया। पिछली बार पूछा गया था कि की लॉगर क्या है, तो की लॉगर याद रखिए एक तरह का स्पाईवेयर है जो कि आपके डेटा को कलेक्ट कर लेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा बिना आपके नॉलेज का। फिशिंग क्या होता है कि एक ईमेल होता है, फ्रॉडलेंट ईमेल बोलते हैं उसको, फ्रॉड वाला ईमेल होता है जो कि इंडिविजुअल को इंड्यूस करता है कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील करे, कॉमनली पासवर्ड को टारगेट करेगा और क्रेडिट कार्ड नंबर को टारगेट करेगा। स्पूफिंग क्या होता है, स्पूफिंग में पहला आता है नेटवर्क स्पूफिंग, फिर एक आता है ईमेल स्पूफिंग। तो इस ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है कि सेंडर एड्रेस को आप फोर्स कर दीजिए ईमेल मैसेज में, और नेटवर्क स्पूफिंग में क्या होता है कि आईपी एड्रेस का स्पूफिंग होता है ताकि आइडेंटिटी को हाइड कर सके और दूसरे सिस्टम को इंपर्सनेट कर सके। तो ये स्पूफिंग की बात हो गई। बात करें स्नाइपिंग की, तो स्नाइपिंग का मतलब कि इंटरसेप्ट करना और इंस्पेक्ट करना डेटा पैकेट को ओवर द नेटवर्क। ये नेटवर्क प्रोफेशनल की तरह यूज किया जाता है, मैलिशियस यूजर की तरह यूज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड आवर स्नाइपिंग। तो स्पाईवेयर हमने डिस्कस किया, मालवेयर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट यूजर नॉलेज। फिशिंग हमने देखा, फ्रॉडलेंट ईमेल टू इंड्यूस इंडिविजुअल टू रिवील पर्सनल इन्फॉर्मेशन। स्पूफिंग देखा हमने, ईमेल स्पूफिंग, फोर्स सेंडर एड्रेस इन द ईमेल मैसेज। स्नाइपिंग हमने देखा, इंटरसेप्टिंग एंड इंस्पेक्टिंग डेटा पैकेट ओवर द नेटवर्क। स्पैमिंग क्या होता है, अनसॉलिसिटेड मैसेज भेजना, एडवर्टाइज करना, ईमेल स्पैम, स्पैम इन अदर मीडिया, वायरसेस, ट्रोजन, अदर मालवेयर स्प्रेड कर सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड का काज होता है। रैंसमवेयर क्या होता है कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को इनक्रिप्ट कर लेगा और डिक्रिप्शन के लिए पेमेंट डिमांड करेगा। स्पाईवेयर, फिशिंग, फिशिंग के लिए कीवर्ड क्या याद रखेंगे, फिशिंग के लिए याद रखिए फ्रॉडलेंट ईमेल। स्पाईवेयर के लिए कीवर्ड क्या याद रखेंगे, मालवेयर कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, की लॉगर। स्पूफिंग के लिए क्या याद रखेंगे, ईमेल स्पूफिंग, नेटवर्क स्पूफिंग। स्नाइपिंग के लिए क्या है कि डेटा पैकेट को इंस्पेक्ट करना, इंटरसेप्ट करना ओवर द नेटवर्क। चलिए पहला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्पाईवेयर, टू इंटरसेप्ट एंड इंस्पेक्ट डेटा पैकेट। देखिए इंटरसेप्ट करना, इंस्पेक्ट करना स्नाइपिंग का पार्ट होता है। टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर विदाउट देयर नॉलेज, तो ये जो होता है हमारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना विदाउट देयर नॉलेज, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, स्पाईवेयर का। हाँ ये सही है। टू सेंड अनसॉलिसिटेड मैसेज, ये तो हमारा स्पैमिंग हो गया। टू इंक्रिप्ट डेटा एंड डिमांड रैंसम, ये रैंसमवेयर हो गया। तो आपको इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज ईमेल स्पूफिंग, इंटरसेप्टिंग डेटा पैकेट ओवर द नेटवर्क, ये स्नाइपिंग होता है। सेंडिंग फ्रॉडलेंट ईमेल टू, ये हमारा होता है फिशिंग। क्रिएशन ऑफ ईमेल मैसेज विद द फोर्स सेंडर एड्रेस, हाँ ये सही है, ऑप्शन सी सही है। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है स्पैमिंग का, और स्पैमिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम अनसॉलिसिटेड मैसेज भेजें एडवर्टाइजिंग के लिए। 354 नंबर पेज में आइए और यहाँ पे एईएस बताया जा रहा है। एईएस क्या होता है, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो ये सक्सेसर है हमारा डीएस का। ये इसके अंदर स्टैंडर्ड सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है यूएस फेडरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसका की साइज है 128, 192, 256 बिट्स, ठीक है। और ये लगभग 128 बिट्स के ब्लॉक को यूज करता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एफिशिएंट होता है। इसको ओपन कॉम्पिटिशन के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर क्रिप्टोग्राफर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने एईएस समझ लिया, एईएस हमारे डीएस का सक्सेसर माना जाता है। इसके अंदर स्टैंडर्ड सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है यूएस फेडरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 128 बिट ब्लॉक को यूज करता है, सेलेक्ट किया जाता है ओपन कॉम्पिटिशन इन्वॉल्विंग क्रिप्टोग्राफर। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हमने पहले बताया कि इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन सिक्योर रहे और ई कॉमर्स के लिए बहुत ही क्रूशियल है। इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूट होता है मैनुअल सिग्नेचर का। इसमें कैसे क्रिएट करते हैं, तो एक हम मैसेज को रन करते हैं वन वे हैश फंक्शन के माध्यम से। एक होता है हमारा मैसेज डाइजेस्ट, उसके माध्यम से क्रिएट किया जाता है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉपुलर एमडी एल्गोरिथम, यानी मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम। पॉपुलर जो एल्गोरिथम MD5, SHA-1, SHA-256। MD5 लेस रिलायबल होता है क्योंकि कॉलिजन इशूज़ यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। SHA-256 क्या है, SHA-256 क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है जो कि एक यूनिक फिक्स साइज 256 बिट हैश को जनरेट करता है। हैश फंक्शन वन वे होता है, इसको डिक्रिप्टेड नहीं कर सकते वापस। MD इनक्रिप्टेड विद सेंडर प्राइवेट की टू क्रिएट द डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर यूनिक होता है, प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो साइन किया जा रहा है, यदि डॉक्यूमेंट अल्टर किया जाएगा तो उसको चेंज किया जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ क्या है, तो यहाँ पे हमें पब्लिक प्राइवेट की पेयर की क्रिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइवेट की कॉन्फिडेंशियल रखता है, इसको यूज़ किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए। पब्लिक की पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाता है, नाम ही रखा गया है प्राइवेट पब्लिक। डिजिटल सिग्नेचर को अटैच किया जाता है मैसेज के साथ और रिसिपिएंट को भेजा जाता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। डिजिटल सिग्नेचर का यूजेस क्या है, मैसेज एल्गोरिथम, मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है, कौन कौन से मैसेज डाइजेस्ट पॉपुलर होते हैं, SHA-1, SHA-256, MD5, ठीक है। और AES क्या होता है, DS का सक्सेसर माना जाता है, राइट। पहला सवाल है की साइज कितना यूज किया जाता है AES के द्वारा, तो मैंने बताया था आपको 128, 192 और 256 बिट्स,
64 नहीं होगा, 128 होगा, 192 और 264। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा हैश एल्गोरिथम को कंसीडर किया जाता है लेस रिलायबल क्योंकि कॉलिजन इशू MD5? वाट मस्ट अ सेंडर क्रिएट, सेंडर क्या क्रिएट करे इससे पहले कि वो किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिजिटली साइन करे? तो देखिए सिंपल सी बात है, पब्लिक प्राइवेट की पेयर तो करना ही पड़ेगा आपको क्रिएट। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर का वेरिफिकेशन मैंने बताया कि जो रेसिपिएंट का कंप्यूटर होता है वो सेम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को यूज़ करता है हैश फंक्शन को यूज़ करते हुए सेंडर। देखिए एक तरफ है हमारा सेंडर जिसने डिजिटल सिग्नेचर बना के भेजा और एक तरफ है हमारा रिसीवर जिसने रिसीव किया। तो बेसिकली जो हमारा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है और हैश फंक्शन है वो दोनों में कंप्यूटर में सेम होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर को डिक्रिप्ट कीजिए सेंडर के प्राइवेट की टू गेट MD। आप सेकंड मैसेज डाइजेस्ट MDR क्रिएट कर सकते हैं रिसीव मैसेज से। आप ये MDS और MDR को कंपेयर कीजिए ताकि मैसेज की इंटीग्रिटी को वेरीफाई कर सकें। यदि डिक्रिप्शन सक्सेसफुल हो तो मैसेज की ऑथेंटिसिटी को कंफर्म कीजिए। एक होता है हॉट साइट रेप्लिकेशन, यानी कि बेसिकली वैसा बिजनेस जहाँ पे जीरो डाउन टाइम टॉलरेंस हो, यानी याद रखिए जीरो डाउन टाइम टॉलरेंस, मतलब डाउन टाइम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो वैसे बिजनेस के लिए जहाँ पे जीरो डाउन टाइम टॉलरेंस हो वहाँ पे हॉट साइट रेप्लिकेशन एक सॉल्यूशन माना जाता है। बेसिकली ये सिस्टम होता है जिसको जो कि सिंक्रोनाइज होता है सिक्योर नेटवर्क से सेकेंडरी लोकेशन में। ये एक इसका फ़ायदा है। और दूसरा पॉइंट है इसका कि ये फ्रीक्वेंट डेटा सिंक्रोनाइजेशन करता है लीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से। इसका रिकवरी टाइम सेकेंड से लेकर 10 मिनट तक होता है। इसको बोलते हैं हॉट साइट रेप्लिकेशन। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डीआर प्लान की बात करें तो डीआर प्लान को आपको पीरियडिकली टेस्ट करना है। 5 मेन टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं। पहला होता है RTT रीड थ्रू टेस्ट, फिर आता है स्ट्रक्चर, मतलब डीआर प्लान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टीम मेंबर को रिव्यू के लिए। एक होगा स्ट्रक्चर वॉक थ्रू टेस्ट, यानी टेबल टॉप एक्सरसाइज होगा रोल प्ले के साथ। एक होगा सिमुलेशन टेस्ट, स्ट्रक्चर वॉक से ही सिमिलर होता है बट रिक्वायर रिस्पॉन्स डेवलपमेंट। और एक होता है पैरेलल टेस्ट। पैरेलल टेस्ट में क्या होता है कि आप पर्सनल को रिलोकेट करते हैं अल्टरनेट साइट में, डीआर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं जैसे कि डिजास्टर हो चुका है। पहला सवाल, व्हाट डज अ रेसिपिएंट कंप्यूटर यूज टू डिक्रिप्ट अ डिजिटल सिग्नेचर? यदि किसी डिजिटल सिग्नेचर को डिक्रिप्ट बनाए तो रेसिपिएंट कंप्यूटर क्या यूज करे? तो दोनों स्टैंडर्ड पब्लिक की को यूज करे। इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है हॉट साइट रेप्लिकेशन? लो कॉस्ट सॉल्यूशन विद ग्रेजुअल रिजोल्यूशन, हाई इन कॉस्ट विद रिकवरी इन सेकेंड मिनट। ये सही है। इनमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है रिलोकेशन ऑफ पर्सनल टू अल्टरनेट डिलीवरी साइट, अल्टरनेट रिकवरी साइट में यदि पर्सनल को हम रिलोकेट करते हैं, इसको किसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरेलल टेस्ट। वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है हमारा डिजिटल सिग्नेचर का, तो क्या इंडिकेट करता है कि मैसेज अल्टर नहीं किया गया है? तो जो मैसेज डाइजेस्ट MD और MDR मैच करेगा तो हम कहेंगे कि अल्ट्रेशन नहीं किया गया है। चलिए, तो ये था पार्ट 3 लेक्चर। आगे हम लोग पार्ट 4 लेक्चर भी लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा पार्ट 4 लेक्चर का। धन्यवाद।